हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और अभी जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे सीडीपी के 15 क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। देखेंगे ये हमारा जो आपका पेपर है ये आपका है 2018 का, जो आपका दिसंबर वाला जो पेपर है ये वो पेपर है। देखो पेपर प्रीवियस ईयर आपके जितने भी थे आपके मतलब बहुत ज़्यादा पुराने भी तो वो भी अपने उस हिसाब से एक लेवल के ही थे, बट 2018, 19 और 20, 21 ये जो मतलब 2, 3, 4 साल के पेपर हैं ये तो आपको 100% करने ही करने हैं, क्योंकि मैं इतने पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे क्या देखा है, कॉमन देखा है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो कि आपकी वहाँ पे मतलब सेम टू सेम, जैसे जीन प्याजे का टॉपिक हो गया या फिर वाइगोस्की का हो गया या फिर असेसमेंट से हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर करना यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम यहाँ पे सीडीपी का पोर्शन करेंगे, यहाँ पे 15 क्वेश्चन, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे 15 में से। ओके, तो देखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि इससे आपका 100% 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ओके, पढ़ते हैं हम अपने ऑप्शंस को। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल ही सही बात है। कई जगह पे आपका क्या है, आपका इन्वायरमेंट ज़्यादा प्लस पॉइंट मतलब वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, तो कहीं पे आपकी जो हेरिडिटी है वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो इन दोनों के बीच की जो अंतः क्रिया है उससे बच्चे के विकास पर पूरा पूरा इफ़ेक्ट वहाँ पे पड़ता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड देखेंगे हम, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह, भाई पूरी तरह आप कैसे कह सकते हो, जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तो जीनों द्वारा यानी कि हेरिडिटी द्वारा ही अगर निर्धारित होती तो फिर आपका जो पर्यावरण है उसका तो कोई रोल वहाँ पे नहीं रह जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ये सच होता आपका, तो फिर जो आपके बच्चे होते हैं जिन्हें किसी भी चीज़ सीखने में प्रॉब्लम होती है या फिर उनको मतलब पढ़ने में लिखने में बहुत सारी चीज़ों में, या फिर जिनका आईक्यू नॉर्मल बच्चों से कम होता है, तो उनको हम पौष्टिक आहार दे के और उनको भी हम क्या बना देते, एक मतलब प्रतिभाशाली बच्चा बना देते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। पर्यावरण केवल, केवल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जहाँ पर केवल आ जाए और निगेटिव नहीं पूछा जाए तब तक आपका आंसर वहाँ पे केवल वाला नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यानी कि इनका ऊपर नीचे चलता रहता है। कहीं पर्यावरण इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है तो कहीं पर आपकी आनुवांशिकता जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड द पियाजेट्स थ्योरी। यानी कि पियाजे की जो आपकी थ्योरी है उससे आपका कौन सा ऐसा एक यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि कनेक्ट नहीं है। नहीं, नहीं पे ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। जब इस तरीके से नहीं आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको निगेटिव आंसर ढूंढना है। ठीक है, अब विकास आपका क्या है, गुणात्मक चरणों में होता है, तो बिल्कुल होता है, यानी कि क्वालिटेटिव जो आपके गुणात्मक चेंज होते हैं उन्हीं को हम विकास कहते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं। बिल्कुल बच्चे क्या करते हैं, अपनी दुनिया में ज्ञान का निर्माण करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये आपका किसने नहीं कहा है, ये पियाजे ने नहीं कहा, ये आपका किसने कहा है, ये कहा है थॉर्नडाइक ने, कि आप ड्रिल और प्रैक्टिस के द्वारा बच्चों को सिखाइए। बट पियाजे क्या है, पियाजे एक व्यवहारवादी ना होके क्या है, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। इन्होंने बच्चे को एक नन्या वैज्ञानिक कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और यहाँ पे आप क्या करोगे उसको, यानी कि आप ड्रिल अधिगम रटने के बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं कही है। तो जहाँ पे नहीं कही है, नहीं पूछा गया, तो आपका कनेक्ट हो गया इससे, तो आपका निगेटिव आंसर क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड, और थर्ड ही आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड को देखते हैं हम यहाँ पे। थर्ड है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? यानी कि जो आपकी पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, असेसमेंट, ये मतलब इतने मैं रेगुलर आपको बता रही हूँ कि ये टॉपिक अगर आपके कवर नहीं है तो इनको अभी भी कवर कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और आप आराम से यहाँ पे अपने पेपर को निकाल पाओगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? यानी कि जो पियाजे की आपकी स्टेज है कौन सी है? ये है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक और उसके बाद है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यानी कि जो पूर्व सेकेंड जो आपकी होती है 2 से 7 वर्ष की होती है, जो उसमें इन्होंने ये पूछा है कि कौन सी एक सीमा नहीं। नोट पे नजरें अपनी गड़ाए रहना, वरना आंसर आपका गलत वहाँ पे हो सकता है। तो देखेंगे हम नहीं। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तो ये तो होती है भाई, है ना। बच्चे का ध्यान एक ही जगह क्या होता है, केंद्रित रहता है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये आपकी जो आती है ये 3rd स्टेज में आता है। डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, ये कब आते हैं, 3rd में आते हैं। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अहम, यानी कि अहम केंद्रित बच्चा होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, उसे लगता है सारी दुनिया उसी के आसपास घूम रही है और वो जो कहता है, वो जो सोचता है, वो जो समझ रहा है, वो सारी चीज़ें सही हैं, सबको उसकी बात माननी चाहिए। यानी उसके बाद है आपका इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि वो चीज़ों को क्या करता है, रिवर्स नहीं कर पाता है। तो ये भी आपका होता है। तो ऑप्शन इसमें जो आपका नहीं है वो कौन सा है, सेकंड वाला। तो सेकंड ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी 3rd जो अवस्था है उसका क्या है, यहाँ पे विशेषता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ। गैस के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अलावा से मतलब समझ लो, यानी कि जो निगेटिव है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ओके, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, खेलने से शरीर कैसा होता है, मजबूत होता है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। बिल्कुल हमारे मतलब शरीर में क्या आती है, फुर्ती आती है, यानी कि हमारे खेलने से हमें क्या होता है, अच्छा लगता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ओके, वे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग किया जाए। ओके, तो आपके तीनों सही हैं। आपसे निगेटिव, यानी कि ये सबसे कम मतलब इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ समय बिताने के लिए आप वहाँ पे खेलते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? यानी कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चों को अच्छे से मतलब उनकी थिंकिंग को इम्प्रूव करेगा, उनकी थिंकिंग के बारे में पता लगाना चाहेगा। देखेंगे क्या आप उसका उत्तर जानते हैं। तो आप बोलोगे हाँ या नहीं, तो इसमें तो सोचने का मौका ही नहीं मिला है ना। सही जवाब क्या है, तो इसमें सही जवाब जो होगा बच्चा बता देगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हो? आपने कोई एक स्थिति दे दी तो वो दूसरी एक स्थिति के बारे में सोच सकता है। लेकिन उसके बाद क्या है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि वो मल्टीपल वेज सोचेगा किसी भी समस्या को सॉल्व करने का। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रगतिशील शिक्षा जो है वो आपकी होती क्या है। तो प्रगतिशील शिक्षा को आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे को सेंटर में रख के, वो जो क्लासरूम्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रगतिशील। यानी कि बच्चे के अनुसार आप अपने शिक्षण पद्धतियों में चेंज करेंगे, अपने क्लासरूम में चेंज करेंगे, बैठने की व्यवस्था को लचीला बनाएंगे, मतलब बच्चे के भले के लिए आप वहाँ पे सारी ही चीज़ें करेंगे। तो देखेंगे इसमें करके सीखना अच्छी बात है, परियोजना विधि, करके सीखना अच्छी बात है, परियोजना विधि अच्छी बात है, सहयोग से सीखना, यानी कि ये तीनों ही बातें आपकी क्या है, अच्छी हैं। तो ऑप्शन आपका यही सही होना चाहिए। देखेंगे इधर, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग, तो बच्चे को रैंकिंग नहीं करना है। व्यक्तिगत अधिगम उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि मतलब बच्चों के साथ में सीखने वाला अधिगम आपका होता है। ओके, क्षमता समूह बनाना, परियोजना विधि तो ठीक थी, बट क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग, ये दोनों ही वर्ड आपके क्या है, निगेटिव हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है
शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यानी कि शिक्षा जो है वो क्या है, स्वयं में ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई कि स्कूल की शिक्षा को आप जब तक मर्जी हो तब तक जारी रखो। स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते। जी नहीं, ऐसा नहीं है, स्कूलों की आवश्यकता भी है। और वैसे भी हमसे पूछा क्या गया है, देखो समझा करो चीज़ों को। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी कि इस जो हमारा सेंटेंस है इसका मीन्स कहाँ पे है, तो इसका मीन्स ये तो बिल्कुल भी नहीं है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। बाद है लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर। तो यहाँ पे लाइफ इज़ अ ट्रू एजुकेटर की बात नहीं करी गई है। यहाँ पे उन्होंने बात क्या की है कि शिक्षा आपकी क्या है, शिक्षा स्वयं में ही जीवन है, यानी कि स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यानी कि जो बच्चे का जीवन है वो स्कूल में उसको नज़र आना चाहिए, उसको मतलब उसको ये लगे कि हाँ वो स्कूल और बाहरी दुनिया को कनेक्ट कर पा रहा है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोहलवर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, यानी कि कोहलवर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसका योगदान क्या है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। बिल्कुल किया है भाई। उसके बाद देखेंगे इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। का विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन कई बार गलत नहीं होते हैं। ओके, मान लो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि विस्तृत परीक्षण किया है। ओके, नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच संबंध स्थापित किया है ना, तो ये भी आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये चीज़ इसमें पहले ही बता दी गई है। उनका हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसफर्स, ऐसा कुछ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा था। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक वहाँ पे पहुँच जाओगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। वाइगोस्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मैंने अपने जितने भी प्रीवियस ईयर कराए हैं सभी में एक ना एक क्वेश्चन आपका अब ZPD से आया ही आया है। देखो समझो ZPD होता क्या है। मान लो आप यहाँ पे हो और अभी आप जो टेस्ट वगैरह दे रहे हो उससे आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं। ओके, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं। फिर आपको क्या होता है कि आपको कोई दोस्त आपका या आपका कोई टीचर, कोई मेंटोर है ना, तो वो क्या करता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको यानी कहीं से आप पढ़ के उन चीज़ों को क्या करते हो, कवर अप कर लेते हो और 130 मार्क्स आपके आ जाते हैं। तो ये जो आपकी क्षमता थी 130 मार्क्स लाने की 110 से बढ़कर, तो ये आपका क्या है, ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ तक आपका विकास हो सकता था। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने ऑप्शंस को। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, नहीं उस चरण को नहीं दिखाता है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, जी नहीं। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हो, यानी कि आप कर तो सकते थे लेकिन आपको क्या चाहिए था, एक जरा सा सहयोग वहाँ पे चाहिए था। ओके, तो ऑप्शन देखेंगे उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस वापस नहीं लिया जा सकता, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आपको जो लैंग्वेज होती है सीटेट की वो भी डरा नहीं पाएगी, क्योंकि आँख पे आपका बेसिक क्लियर। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग जो पॉइंट मतलब बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनको हमेशा याद रखो, क्योंकि वही आपका क्वेश्चन वहाँ पे सही करवाए। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, अब उभयलिंगी क्या होता है, उभय का मतलब होता है दोनों में से, दोनों। ठीक है, उभयलिंगी यानी कि दोनों के, यानी कि जिसमें दोनों के गुण पाए जाएंगे, स्त्री और पुरुष के, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम उभयलिंगी कहेंगे। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, नहीं जी। ये आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, यानी कि मिक्सअप होता है। ठीक है, अहंकारी होना नहीं होता। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन
नहीं करता। ये भी करता होगा बट उभयलिंगी हमसे पूछा गया, हमसे ये नहीं पूछा है कि इसकी सामाजिक संरचना यहाँ पे क्या है। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं क्या होती हैं कि जैसे लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे। तो हम कहाँ सीखते हैं, मीडिया से बहुत ज़्यादा सीखते हैं हम, पूरे दिन सीरियल्स में यही दिखाया जाता है। उसके बाद समाज से भी सीखते हैं, संस्कृति से भी सीखते हैं। ट्यूशन में ऐसा इम्पॉर्टेंटली हमें कुछ सिखाया नहीं जाता है। कुछ क्वेश्चन जब आप रिपीटेशन पे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप ये देखोगे 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके सीडीपी में ही रिपीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है, मैंने पेपर दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था वहाँ पे, और मैं जब ये PYQS करा रही हूँ तब भी ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप अगर सच में पास करना चाहते हो अपने पेपर को तो प्रीवियस ईयर को बिल्कुल मत छोड़ो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हो उतना दो, और फिर उनको एनालिसिस करो। एक ही रामबाण तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिससे आपका पेपर वहाँ निकलने वाला है। ओके, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है, यानी कि जो आपके स्टैंडर्डाइज्ड जो आपके टेस्ट होते हैं, जैसे आपका सीटेट ही है, एक बड़ी संख्या पे जो अप्लाई होते हैं उन्हें कहते हैं हम मानकीकृत परीक्षण। तो उनकी आलोचनाएं क्या क्या हैं? वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। बिल्कुल ही सही बात है, यानी कि वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति, उन्हें नहीं मतलब है कि बच्चा किस परिवेश से है क्या है, उन्हें क्या करना है, उन्हें एक मतलब बहुत बड़े स्तर के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए बनाना होता है। तो वो सबका तो ध्यान इसमें नहीं रखवाते हैं, तो एक मतलब मानक एक तय कर देते हैं, उसी हिसाब से अपने पेपर को देते हैं, इसलिए थोड़े से पक्षपाती हो जाते हैं। उनकी भाषा को समझना भाई मुश्किल नहीं है, हम तो डेली भाषा को ही समझते रहते हैं, है ना। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं जी, बड़ी आबादी पर ही तो लागू किए जाते हैं, नहीं की वजह से ये गलत हो जाएगा। वे बच्चे की उसके बाद है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। देखना आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। ओके, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ही आपको स्पष्ट बताते हैं जिसका जो भी मतलब जितने भी स्कोर है जो भी आता है। तो आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है जो कि आपका है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है, यानी एक से अधिक, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहती है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है ना। तो सीधा सीधा इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, नहीं। पेपर पेंसिल, ये देखना पेपर पेंसिल टेस्ट वगैरह होते हैं, ये निगेटिव सब वर्ड्स होते हैं, इनको ध्यान रखना। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा गया है तो इस निगेटिव को आपको वहाँ पे कट कर देना है। इसके बाद देखेंगे इसका ऑप्शन जो है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पे ये पूछा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, तो मतलब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जांचने में। ठीक है, बच्चों की प्रगति के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और उपलब्धि स्तर को जांचने के लिए आप क्या करोगे, समेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे आपके दोनों ही असेसमेंट हो रहे हैं। देख लेते हैं हम अपने आगे के जो आपके आंसर्स हैं उनको भी। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में, तद अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, ये आपकी जो होती है, ये आपकी कौन सी होती है, रेमेडियल टीचिंग होती है, यानी कि उनकी ज़रूरतों को जानना और फिर उस हिसाब से अपनी शिक्षण रणनीतियों को बनाना। तो ये इसलिए नहीं होगा। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करना,
इसमें आपका सिर्फ क्या हो रहा है, इसमें आपका सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, समेटिव नहीं हो रहा है। उसके बाद है आपका बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपका फॉर्मेटिव ही आ रहा है, इसलिए आपका जो ऑप्शन था यहाँ पे वो कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। यानी कि बच्चों की प्रगति जानने के लिए जब हम करते हैं तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, और जब उनकी उपलब्धि यानी कि फाइनल रिजल्ट हम जब देखते हैं तो क्या होता है, अचीवमेंट लेवल देखते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका होता है समेटिव असेसमेंट। ओके, का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक जो आपका होता है CCE, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जो कि आपका बराबर चलता रहता है। इसी के अंदर आपका कौन सा आ जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चे को धीमे खराब संबंधित नहीं है। देखना, नहीं है, क्या है, नहीं, निगेटिव पूछा गया है। तो ये तीनों ही आपके कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। इसे शिक्षा यानी कि RTE द्वारा अनिवार्य किया गया है, अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, बट यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होता है। आपको बच्चे को कभी भी चिन्हित नहीं करना, उसे कभी अलग नहीं करना है। ओके, उसे कभी हतोत्साहित नहीं करना है। तो ये सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं, ये सारे ही वर्ड्स निगेटिव होते हैं। अब मुझे ज़रूर बताइएगा आपने 15 में से कितना स्कोर किया। ओके, मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।